नमस्कार। क्लास आज ज्योग्राफी ऑप्शनल की है। मैं रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूं ताकि आप में से जो लोग बाद में देख रहे हैं वो भी समझ जाएं। आज की क्लास मैं उत्तरी अमेरिका के भौतिक भूगोल से प्रारंभ कर रहा हूं। भौतिक भूगोल के लिए सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का मैंने मैप बनाने की कोशिश की। ये गल्फ ऑफ ये मेरिडा पेनिनसुला है और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद फ्लोरिडा पेनिनसुला है, सेंट लॉरेंस है, लेब्राडोर पेनिनसुला है, बे ऑफ हडसन है, अलास्का है, पेनिनसुला अलास्का पेनिनसुला है और अलास्का की खाड़ी है, गल्फ ऑफ अलास्का है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। लाइन इस तरह से खींचेंगे कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पे आए। कौन? कैलिफोर्निया वाला पोर्शन। तो ये हो गया बे ऑफ हडसन, ये हो गया अलास्का, ये उल्टा एस, और ये वाला पोर्शन जो है ये नीचे वाला पोर्शन हो गया अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका बनाते समय कुछ प्रायद्वीपों का ध्यान रखते हैं। एक प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब तीन और पानी से घिरा हुआ पेनिनसुला। तो ये एक मेरिडा पेनिनसुला है, यहाँ पे मेरिडा और युकाटन नाम सुनेंगे कभी कभी आप। मेरिडा पेनिनसुला, मेरिडा प्रायद्वीप है। यहाँ पे है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला को हम पी लिख दे रहे हैं। यहाँ पे है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, और यही लॉरेंसिया का पठार है, लेब्राडोर का पठार जिसको बोलते हैं। और इधर एक आइलैंड है जिसका नाम है बफिन, इधर एक आइलैंड है जिसका नाम है विक्टोरिया, और अनगिनत छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे। और यहाँ एक आइलैंड है जिसका नाम है न्यू फाउंड लैंड। ये अलास्का पेनिनसुला है, ये अलास्का की खाड़ी है, और ये जो है कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये कैलिफोर्निया पेनिनसुला और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। हम माउंटेन पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हमने विस्तार से इस बात पर चर्चा की थी कि ऊपर तीन माउंटेन है, एक अलास्का है, मैकेंजी है, ये मैकेंजी है और ब्रुक्स है, ठीक है। अलास्का, मैकेंजी, ब्रुक्स, ये इस पूरे एरिया में है जिसको हम MBA के रूप में याद रख सकते हैं। और उसके बाद मैकेंजी, ब्रुक्स और अलास्का के बाद यहाँ पे तीन माउंटेन सीरीज है। एक माउंटेन सीरीज, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। एक माउंटेन सीरीज यहाँ है जिसका नाम है कोस्टल, जो सबसे किनारे है कोस्टल, जो बीच में है वो कास्केड, और जो सबसे किनारे बिल्कुल लास्ट में एंड में आके वो है रॉकी। तो CCR वाला कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे एक माउंटेन सीरीज है सियरा नवेदा, ये सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। इतने माउंटेन इस कोस्ट पे है, यानी इधर पश्चिम के कोस्ट पे, इस तरफ पश्चिम है और इस तरफ पूरब है। इधर अटलांटिक ओशियन है और इधर प्रशांत महासागर है। अभी हमारा लक्ष्य ही तो यही पढ़ना है कि कहां पे क्या है, कौन कहां क्या है, ये समझदारी बनानी है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये उत्तरी प्रशांत महासागर, इसके मध्य में अमेरिका। पर्वत देख रहे हैं हम, भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, और भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी में भी हम आज देखने वाले हैं तीन चीजों को तो जरूर फिनिश करेंगे। एक माउंटेन, दूसरा प्लेटू और तीसरा डेजर्ट, मरुस्थल। एक और चीज ले लेंगे जिसको आप मैदान कहते हैं। और मैदानों के अलावा नदियां और झीलें बहुत महत्वपूर्ण है नॉर्थ अमेरिका में। नदियां और झीलें बहुत महत्वपूर्ण है नॉर्थ अमेरिका में। तो ये जो पर्वत श्रेणी हम इस तरफ देख रहे हैं, ये जो पर्वत श्रेणी हम इस तरफ देख रहे हैं, इसको कंबाइंडली इन पर्वत श्रेणियों को रॉकी कहा जाता है, रॉकी पर्वत श्रेणी कहते हैं। अब रॉकी पर्वत श्रेणी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानना है। पहली बात, रॉकी माउंटेन सीरीज किस तरह का माउंटेन सीरीज है? तो रॉकी माउंटेन सीरीज जो है वह एक नवीन बलित मोरदार पर्वत है। ये नवीन मतलब हाल फिलहाल में बना है, लेकिन हिमालय से पुराना है। हिमालय सबसे नया है, ये हिमालय से थोड़ा पुराना है, ठीक है। नवीन है, बलित मतलब होता है फोल्डेड। किसी चीज को आप फोल्ड करते हैं ना, मोड़ते हैं, तो इसमें क्या हुआ है, एक तरफ प्रशांत महासागर का प्लेट है, इसको नवीन बलित मोरदार, फोल्डेड माउंटेन, मोरदार पर्वत, ठीक है। मोरदार पर्वत, बलित मोरदार पर्वत बोलते हैं। हिंदी में दो शब्द यूज हो जाता है, बलित मोरदार, और इंग्लिश में एक ही टर्म यूज होता है, फोल्डेड माउंटेन। तो वन ऑफ द न्यूएस्ट फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है
रॉकी माउंटेन सीरीज बना कैसे है इसको समझ लें यदि, कि नवीन बलित मोरदार पर्वत है, बना कैसे है। तो एक तरफ ये जो अलास्का वाला, जो अलास्का की खाड़ी, अलास्का पेनिनसुला, ये हो गया अलास्का पेनिनसुला, ठीक है, ये अलास्का पेनिनसुला, और ये अलास्का की खाड़ी, और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, और ये आगे का आ गया युकाटन पेनिनसुला वाला पार्ट। तो ये पूरा का पूरा, और ये बे ऑफ हडसन हो गया, ये लैब्राडोर पेनिनसुला हो गया, ये सेंट लॉरेंस हो गया, ये फ्लोरिडा की खाड़ी, ठीक है, फ्लोरिडा वाला जो पेनिनसुला हुआ, ये मैक्सिको की खाड़ी और मेरिडा। तो ये जो पोर्शन है अमेरिका का, ये अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, हिंदी में इसको कहते हैं महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट है। प्लेट शब्द के बारे में पहले परिचय दे चुका हूं पिछले क्लास में, तो यहां पे थोड़ा समराइज वर्जन में लिखूंगा। तो यहाँ महाद्वीपीय प्लेट है, और इस तरफ यदि हम देखें तो इधर एशिया का वो पार्ट शुरू हो जाता है जिसको बेरिंग स्ट्रीट कहते हैं। ये बेरिंग स्ट्रीट है, बेरिंग पेनिनसुला, बेरिंग पेनिनसुला है। फिर यहाँ पे ये कमचटका पेनिनसुला है, और यहाँ पे ये कोरिया पेनिनसुला है, और यहाँ पे ये चाइना वाला पार्ट है। यानी हम इस तरफ यदि देखें तो हम ये एशिया बना रहे हैं। इधर क्या है, ये एशिया, ये साइबेरिया वाला पार्ट है, ये साइबेरिया वाला पार्ट है रसिया का, और ये चीन वाला पार्ट है, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया वाला पार्ट है, और यहाँ पे वो होन्सू, हैकाडू, क्यूशू और वो सब के सब जापान वाला आइलैंड है। अब ये पूरा का पूरा रीजन, जो बीच का रीजन हम देख रहे हैं, ये बीच का रीजन जो है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा प्रशांत महासागर की जो तली है, प्रशांत महासागर की जो तली है, वो एक महासागरीय प्लेट है। महासागरीय यानी इंग्लिश में कहते हैं ओशियनिक प्लेट। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, यहां पे छोटा सा टेक्निकल इंफॉर्मेशन है कि एक तरफ महासागरीय प्लेट है, दूसरी तरफ महाद्वीपीय प्लेट। यदि हम इसको कॉन्टिनेंटल प्लेट सीपी लिख दें और इसको ओसी यानी ओपी ओशियनिक प्लेट लिख दें, ओशियनिक प्लेट हार्ड होता है, रिजिड होता है, डेंस होता है, डेंस यानी घनत्व तो ज्यादा होता है, कठोर होता है, ठोस होता है। अब ये ठोस यानी बुलेट जैसा होता है, और ये प्लेटिना एगो बाइक था, हवा में ज्यादा स्पीड करने पे वही हवा में ऐसे ऐसे होने लगता है। तो वो ये हल्का फुल्का स्पॉन्जी है। अब क्या है, ये इस ओर गति कर रहा है। पिछली बार भी एक बच्ची ने पूछा था कि सर कॉन्टिनेंट इधर क्यों गति कर रहा है, तो ये कॉन्वेक्शनल करंट और अर्थ का जो अपने एक्सिस पे रोटेशन है, उसके कारण ये मूवमेंट क्रिएट होता है। और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दोनों के दोनों इस ओर गति कर रहे हैं। क्यों गति कर रहे हैं, यहाँ जो एक महासागर है, नाम जानते हैं ना उसका, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। अटलांटिक ओशियंस में, अटलांटिक ओशियन के अंदर आपको पता है कि इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होगा, मुझे पता है कि अटलांटिक महासागर के बीच में दरार पड़ने के कारण अटलांटिक महासागर बीचों बीच फट रहा है। जैसे बजरंगबली का सीना फाड़ के राम लक्ष्मण दिखते हैं टाइप, वैसे ही अटलांटिक महासागर बीच से फट रहा है। क्यों फट रहा है, क्योंकि ये इसी का विस्तार है, इसी वाले प्लेट का आगे जो विस्तार है। अब ये प्लेट इस ओर आ रहा है तो फट के इधर आ रहा है, और उधर यूरोप वाला जो प्लेट है वो उधर जा रहा है। तो बीच की दरारों से अंदर की मैग्मा बाहर झांक रही है, और जब अंदर की मैग्मा, वही एस्थेनोस्फीयर की मैग्मा, बताया था ना आपको, एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर का मैग्मा, तो वही मैग्मा यहाँ रिस के बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे मिड ओशियनिक रीज या मध्य महासागरीय कटक बना रहा है, मध्य महासागरीय कटक यहाँ पे बना रहा है। अब ये जो मिड ओशियनिक रीज बन रहा है, ये दिनों दिन चौड़ा होता जा रहा है। जितना ये फले फूलेगा उतना इसको इधर धक्का देता जाएगा। जैसे पीपल का पेड़ दीवार में उग जाए तो उसकी जड़ जितनी मोटाएगी, दीवार का दरार उतना ही बढ़ता जाएगा। तो वही चीज यहाँ होता है, ठीक है, ऑफलाइन वाला आदत है। तो दीवार की दरार जितनी बढ़ती जाएगी वही दरार बढ़ता जा रहा है। मिड ओशियनिक रीज जो है, मध्य महासागरीय कटक का आकार बढ़ता जा रहा है। अटलांटिक महासागर के बीच में एक नया कॉन्टिनेंट बन रहा है, जो यूरोप और अमेरिका के बीच में एक नया कॉन्टिनेंट बनेगा भविष्य में। और अमेरिका इधर धक्का खा रहा है, ज्यों-ज्यों अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट इधर धक्का खा रहा है, सेम केस इधर हो रहा है, क्योंकि धरती गोल है ना। पैसिफिक ओशियन के जो प्लेट हैं ये इस ओर गति कर रहे हैं, पैसिफिक ओशियन वाले प्लेट। अब देखो, जहां पे दो प्लेट एक दूसरे की ओर आते हो, टकराव होता हो, उसको विनाशात्मक किनारा कहते हैं प्लेटों का, उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स कहते हैं टेक्निकल टर्म में।
तो ये जो ओशियनिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, इसका डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन यानी इसका विनाशात्मक किनारा, और जो प्रशांत अमेरिकी महाद्वीप वाला जो प्लेट है उसका विनाशात्मक किनारा, ये दोनों टकरा रहा है, यहीं पे टकरा रहा है, यहीं पे टकरा रहा है इस किनारे किनारे। और ये जो टकराव है इनके बीच का, जो ये टकराव है, इस टकराव का ही नतीजा है रॉकी पर्वत श्रेणी इसी टकराव का नतीजा है। और इस टकराव में एक और गेम क्या हो गया, एक नया गेम क्या हो गया, यहां एक छोटा सा ऑलरेडी प्लेट था पहले, और यहां भी एक छोटा सा स्मॉलर प्लेट था पहले। इन दोनों प्लेट की कहानी क्या है, इन दोनों प्लेट की कहानी, इस प्लेट का नाम है, यहां जो प्लेट था इस प्लेट का नाम है, ये जो प्लेट है इसका जियान डिफुका नाम था, और इसका नाम है कोकस। दो प्लेट है, और इन दोनों प्लेट के चारों तरफ कहिए, इन दोनों प्लेट के दोनों तरफ से, एक तरफ ये हो गया कौन, ये अमेरिकी प्लेट, ये हो गया ना पैसिफिक प्लेट, सॉरी प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया, उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया। इस प्लेट के बारे में इसमें मैं कलर डाल दूं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, ठीक है। ये हो गया प्रशांत महासागरीय प्लेट, राइट। और दूसरी तरफ जो प्लेट है उस प्लेट का नाम है, एक तो ये प्लेट है, एक दूसरी तरफ एक प्लेट हो गया, उस प्लेट का नाम हो गया अमेरिकी प्लेट। इस तरफ कौन सा प्लेट है, इसको हम ले लेते हैं अमेरिकी प्लेट। अब दो प्लेट है, अमेरिकी प्लेट है और दूसरी तरफ क्या है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और इसके बीच में दो छोटे प्लेट हैं। एक प्लेट का नाम, इसका नाम है जियान डिफुका, इस प्लेट का नाम है जियान डिफुका प्लेट। अब ये प्लेट नहीं रहा, कहां समा गया, इतना इसको धक्का लगा इस प्लेट को कि ये धस गया, किसमें, इसमें धस गया। और जब यहां धस गया ये प्लेट, तो जितने भी रॉकी की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, रॉकी की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो सारी ऊंची ऊंची चोटियां यहीं जनरेट होने लग गई। आप देखेंगे जब रॉकी माउंटेन को करीब से देखेंगे, यानी मैप में आप देखेंगे, तो आपको ज्यादातर चोटियां आपको यहीं मिलेंगे, वॉल्केनिक हाई पिक मिलेगा यहाँ पे। ये जो चोटियां बनी है, या कई सारी श्रेणियां बन गई, कई सारी श्रेणियां बन गई, अभी तुरंत देखा था आपने, क्या बन गया, ब्रुक्स बन गया, अलास्का बन गया, मैकेंजी बन गया, रॉकी बन गया, कास्केड बन गया, कोस्टल बन गया। इतनी सारी पर्वत श्रेणियां जो बनी यहाँ पे भाई मेरे, इतनी सारी पर्वत श्रेणियां जो बनी, इन पर्वत श्रेणियों के बनने के पीछे के कौन जिम्मेदार था, जियान डिफुका। जब दो बड़े प्लेटों के बीच में, दो भैंसे के बीच में घास पात जो होता है उसका निनान हो जाता है, ठीक है। दो भैंसे के बीच में, महाद्वीपीय प्लेट, अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में ये फंस गया ये कौन फंस गया, जियान डिफुका। और फंसने से इन दोनों के टक्कर में ये नीचे चला गया। जब दो भैंस टकराएगा तो पिस्ता हो जाएगा, ये टुकड़ा हो के कहां चला गया, नीचे था मैग्मा मंडल में धस गया ये, और मैग्मा मंडल में कुछ भी जाएगा तो वो भी मैग्मा हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। क्योंकि मैग्मा में जाने के बाद, मैग्मा में धसने को सबडक्शन कहते हैं, एक टेक्निकल टर्म है इंग्लिश में, सबडक्शन। So due to subduction of Jian-Difuca plate, the northern part of the Rocky Mountain series are higher than the southern part. मिडिल पार्ट में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है आके, और लोअर पार्ट, और जो खास करके नॉर्दर्न पार्ट है वहां हाई हो जाता है आके, यानी उत्तरी भाग जो है रॉकी का वो अधिक ऊंचा है एज कंपेयर एज दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में कम क्यों है ऊंचा, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में उतने ज्यादा कोई दूसरे प्लेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ घर्षण तो हो रहा है, फ्रिक्शन तो हो रहा है, लेकिन टकराव से अंदर सबडक्शन नहीं हो पा रहा है, बलन पड़ रहा है, मोड़दार बलन पड़ रहा है, यहाँ पे फोल्डिंग हो रही है इसकी, लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन कम है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन कम है, बट अर्थक्वेक ज्यादा है। यहाँ पे एक फॉल्ट है, दरार है, यहां दरार है। किसमें दरार पड़ा, जाहिर सी बात है, सीसा पत्थर से टकराएगा तो दरार किस में पड़ेगा, सिंपल सी बात है,
महाद्वीपीय प्लेट अमेरिका से महासागरीय प्लेट पैसिफिक प्लेट टकराएगा तो दरार तो इसी अमेरिकी प्लेट में होगा। तो इसी अमेरिकी प्लेट में दरार होने के कारण यहां पे दुनिया का सबसे सेंसिटिव दरार है जिसको सैन एंड्रियास फॉल्ट कहते हैं। कैलिफोर्निया पेनिनसुला के पास में एक दरार है, सबसे संवेदनशील दरार है। दरार मतलब समझते हैं ना? दरार आप तो जरूर समझते होंगे, गाना वाना सुनते हैं। दरारों से लोग जो भी दीवारों में दरारें हैं, दरार है, फॉल्ट, एक तरह से फॉल्ट लाइन है, फॉल्ट है, दरार है, भ्रंश बन गया है यहाँ पे, और बहुत लंबा भ्रंश है और बड़ा सेंसिटिव भ्रंश है। अक्सर अर्थक्वेक आते रहता है यहाँ पे। क्यों अर्थक्वेक आता है? दो टकराएगा, दो भैंसा टकराएगा तो आसपास थोड़ा चीजें हलचल तो मचेगी। तो यहाँ टकराव है दोनों प्लेटों का, डायरेक्ट टकराव के कारण ज्यादा हलचल है यहाँ पे। तो भूकंपीय घटनाएं ज्यादा होने के चांस रहते हैं सैन एंड्रियास फॉल्ट के पास। यहीं पे ये सैन एंड्रियास फॉल्ट है। और ये फॉल्ट जहां खत्म होता है वहां तक शुरू हो जाता है फिर किसका एरिया? कोकस का। अब कोकस वो प्लेट है जो अभी खत्म नहीं हुआ है, जो ये खत्म हो गया, धस चुका है, सबडक्ट हो चुका है अंदर। और ये पैसिफिक प्लेट का जो मार्जिन है, एरिया है, अब यहां तक छूता है। यानी ये जो पहले था यहां वो सबडक्ट हो चुका है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कोई कभी क्वेश्चन पूछे कि रॉकी पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति कैसे हुई, प्यार से बताइएगा, उसको एकदम करीब बिठा के बताइएगा, बैठो मेरे भाई, देखो 2-3 खपड़ा ले लीजिएगा। खपड़ा मतलब झिटका विटका, पत्थर वत्थर ले लीजिएगा, एक बड़ा पत्थर हैवी को बना दीजिए। देखो ये पैसिफिक ओशियन का प्लेट है, ठीक है, भारी लीजिएगा। एक ढेला ले लीजिएगा कमजोर वाला, देखो ये प्रशांत महासागर का प्लेट है। और उसके बीच में उसको कहेगा तुम अपना उधर उंगली रखो, ये तुम जो हो ना जियान डिपुका हो, ये पत्थर और ढेला टकराएगा और तुम्हारा उंगली का जो चीज होगा वही सैन एंड्रियास का हुआ। उंगली थकुचा जाएगा तो सैन एंड्रियास भी थकुचा गया। थकुचाने के बाद इससे मैग्मा निकलेगा, लाल लाल मैग्मा निकलेगा तो माउंटेन सीरीज बनेगा यहाँ पे। खैर याद रहना चाहिए, बहुत इजी है समझना, ओरिजिन ऑफ द रॉकी माउंटेन। अब रॉकी माउंटेन के ओरिजिन में 4 कैरेक्टर शामिल है। कैरेक्टर 1 जिसमें सबसे ज्यादा फोल्ड पड़ा, कैरेक्टर 2 जो सबडक्ट हो गया, सेंट जियान डिपुका, और कैरेक्टर मेन कैरेक्टर खलीबली जिसने सिर्फ धक्का मार मार के सबको तोड़ा है, तो वो कैरेक्टर है पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक जो प्लेट है। और छोटा एक और कैरेक्टर है कौन? बीपीएससी को पसंद है नजका, तो कभी पूछता है कोकस। जियान डिफुका कोई नहीं पूछता, जो लुट जाते हैं बर्बाद हो जाते हैं, उन जिनसे काम निकल जाता है लोग उनको नहीं पूछते, लोगों की साइकोलॉजी है। ठीक है, ये मन का विज्ञान है। ब्रह्मा जी का सबसे कम मंदिर है दुनिया में। एक जमाने में कभी प्रजापति ब्रह्मा हुए करते थे, श्रेष्ठ देवता, उत्तर वैदिक काल के सबसे बड़े देवता थे ब्रह्मा, नाम था प्रजापति। ठीक है, लेकिन अब के काल में जब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, उस समय जनसंख्या सीमित थी, मृत्यु दर हाई था, चिकित्सा की सुविधा नहीं थी, तो ब्रह्मा जी की बड़ी चलती थी, ब्रह्मा जी का बड़ा मतलब टसन था। तो वही बात है, याद रखिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा। ये जियान डिफुका, इसको नहीं पूछता कंपटीशन, लेकिन ये जो है ना कोकस, कोकस के बारे में पूछता है, और नीचे नजका जो था उसके बारे में पूछता है। तो कोकस का लोकेशन कहाँ है? मैक्सिको जहां शुरू होता है ना, मैक्सिको, तो मैक्सिको जहां शुरू होता है वहां से कोकस भी शुरू होता है। लेकिन बड़ा मैक्सिमम पार्ट जो है कोकस का वो सेंट्रल अमेरिका के पास है। कोकस जो है एक तरफ मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। अब सेंट्रल अमेरिका के बारे में तो जानता है ना सब बालक, बच्चों को पहले ही बता दिया सब बाबू जितने भी भाई सब हैं कि सेंट्रल अमेरिका जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। ये इधर से जो आता है ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, इसमें नीचे पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, ठीक है, एल सेल्वाडोर और होंडुरास, और इधर गुआटेमाला, इस तरफ है गुआटेमाला और इस तरफ है बेलीज। अभी हाल फिलहाल में गुआटेमाला में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। तो क्या गुआटेमाला में वॉल्केनिक इरप्शन जो हुआ उसका इस कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल है लेना देना। क्यों? क्योंकि जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ यहाँ पे, जो ज्वालामुखी फटा, यहाँ कोकस हो रही है सबडक्ट। यहाँ कोकस का क्या हो रहा है? सबडक्शन हो रहा है। और कोकस का जब तक सबडक्शन, जब जब सबडक्शन होगा
कोकस जब जब यहाँ सरप्लस मैग्मा बनाएगी, अधिशेष मैग्मा बनाएगी, वही अधिशेष मैग्मा यहाँ ज्वालामुखी बनके फटेगा। कभी ज्वालामुखी यहाँ एल सल्वाडोर में फटेगा, कभी ज्वालामुखी गुआटेमाला में फटेगा। बेलीज में फटने के चांस कम है ज्वालामुखी। पहले जो आगे है वो थक जाएगा। आगे कौन है? गुआटेमाला। और पीछे कौन है? इधर इधर कौन है? पूरब तरफ कौन है? बेलीज। इधर इधर एल सल्वाडोर में ज्यादा चांस है। निकारागुआ में फटने का चांस है। कोस्टा रिका में भी फटने का चांस है। मैक्सिको में भी फट सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम हिस्सा जो टकराव है वो गुआटेमाला वाले पास में ज्यादा हो रहा है। तो यही कारण है कि गुआटेमाला में हाल फिलहाल में, इधर कोरोना काल में गुआटेमाला में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। चीजों को समझते जाना। लोग रटेंगे कि गुआटेमाला में जो वोल्केनो फटा, वोल्केनो का नाम क्या है, तुम वो तो याद रखना ही रखना कि जो गुआटेमाला में वोल्केनो फटा है, उस पार्टिकुलर वोल्केनो का फटने का कारण क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। फटने का कारण है कोकस। अब यदि एग्जाम में कोकस पूछता है तो बच्चा सोचता है क्यों पूछ रहा है, कोकस क्यों पूछ रहा है, अब समझ में आ गया होगा आपको। और नजका क्यों पूछता है? नजका अभी भी सबडक्ट हो रहा है, इसीलिए एंडीज में एक्टिव वोल्केनोज की संख्या अभी भी ज्यादा है। रॉकी के कंपेयर में एंडीज माउंटेन में ज्यादा एक्टिव हैं वोल्केनोज। क्यों? क्योंकि रॉकी में जितना सबडक्शन होना था हो लिया, जियान डिफू का सबडक्ट हो चुका, लेकिन एंडीज में अभी भी सबडक्शन जारी है। क्या होता है सबडक्शन? सबडक्शन 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 माना छोटका प्लेट का कॉन्टिनेंट वाले के नीचे धंसने की क्रिया को सबडक्शन कहते हैं। और जो नीचे गया गया, ट्रक के नीचे गया या ट्रेन के नीचे गया वाली हालत हो जाती है। प्लेट के नीचे जाने का मतलब है मैग्मा में जाना, मैग्मा में जाने का मतलब है मेल्ट हो जाना। चलो, अब तुमने एक चीज तो देख लिया, रॉकी की उत्पत्ति देख लिया आपने, कैसे रॉकी उत्पन्न हुआ, ठीक है, रॉकी की उत्पत्ति देख लिया आपने। और दूसरी चीज देख लिया आपने, क्या देखा? इसके अलावा आपने रॉकी की उत्पत्ति के साथ साथ ये भी देखा कि कौन कौन से माउंटेन सीरीज हैं। याद रखना, माउंटेन सीरीज में नया पेज ले रहा हूं, बहुत गंदा हो गया अब नया पेज, ठीक है। कौन कौन से माउंटेन सीरीज है। अब दूसरे माउंटेन पे फोकस करते हैं, रॉकी की कहानी यहीं खत्म करते हैं। अब जो बच्चा थोड़ा फैक्ट लवर है, बहुत सारे बच्चे होते हैं फैक्ट लवर, जो फैक्ट लवर बच्चा है वनडे एग्जाम से अभी हाल फिलहाल में सिविल सर्विस की तरफ आया है, उसके दिल में एक दो ख्याल आएंगे, उस ख्याल का भी ख्याल रखना हमारी ड्यूटी बनती है कि सर सबसे ऊंची चोटी कौन है, सर रॉकी का सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो ये रटना पड़ेगा। आप हम तुमको ये बता सकते हैं कि ये ऊंची चोटी ऊंची क्यों है, और तुमको एक होमवर्क दिया कि तुम ध्यान देना, ये नोट्स में मिलेगा, जो मैं नोट्स दूंगा उसमें मिलेगा तुमको कि कितनी कौन सी ऊंची चोटी है, उसकी कितनी मीटर ऊंचाई है, ठीक है। मुख्य परीक्षा में इन आंकड़ों का ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन बच्चों के मानसिक संतुष्टि के लिए ये देखना पड़ता है कि ज्यादातर ऊंची चोटी यहीं पे है। तो कौन कौन सी ऊंची चोटी है, इसके लिए जरूर तुम एटलस उलट के देखो। ये मुझ पे मत डालो कि सर आप बताओ, मुझे नहीं आता, ठीक है। अलास्का, मैकेन या ब्रुक्स, मैकेंजी, रॉक, कास्केड, कोस्टल, सियरा नवेदा। याद रखना, सियरा नवेदा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। जो पूरब गया वो सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा नवेदा, CCR, कोस्टल, कास्केड, रॉकी। ये सब ध्यान में रखना। अब क्या बताना है, और कहीं माउंटेन है क्या? जी बिल्कुल, और भी पर्वत हैं। ये तो रॉकी का सीन था, रॉकी के अलावा पुराने पुराने पर्वत भी हैं यहाँ पे, जो रॉकी से भी पुराने। जैसे भारत में हिमालय तो नया पर्वत है, नवीन पर्वत है, लेकिन अरावली हिमालय से भी पुराना है, विंध्याचल भी पुराना है, सतपुरा भी पुराना है, अजंता भी पुराना है, हरिश्चंद्र पहाड़ी भी पुराना है। तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं जो हिमालय से सीनियर है उम्र में। तो उस तरह से नॉर्थ अमेरिका में भी कई सीनियर मोस्ट पहाड़ियां हैं। तो नॉर्थ अमेरिका की सीनियर मोस्ट पहाड़ी कौन कौन है? एक पहाड़ी का नाम है अपलेशियन की पहाड़ी। ऊंचाई कम है, चोटी नहीं है, इसलिए अपलेशियन की पहाड़ी बोलते हैं इसको, अपलेशियन की पहाड़ी। मतलब ये घिस गया है, अपरदित हो गया है, लेकिन कोयला से भरपूर है। पेंसिल्वेनिया का नाम सुना होगा आपने, इसी के आसपास है पेंसिल्वेनिया। यानी जो बेस्ट क्वालिटी कूल है उसका खान है अपलेशियन में। बेस्ट क्वालिटी जो आयरन ओर है, लोहा की
खान है अपलेशियन में, तो अपलेशियन जो है ओल्ड माउंटेन है, जस्ट लाइक अरावली, जस्ट लाइक स्कैंडिनेविया। अपलेशियन की उम्र की 3-4 ही हैं दुनिया में। अपलेशियन की क्लासमेट 3-4 ही हैं उसके जमाने की। एक तो खुद अपलेशियन माउंटेन जो येलो कलर से पीछे दिख रहा है वो, और दूसरा एक माउंटेन है स्कैंडिनेवियन माउंटेन। देखो तुम नॉर्वे का नाम सुने होगे, अभी रिसेंटली एक बच्ची का नाम सुने थे ना, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग, तो ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुने होंगे, जो एक नया घोंगा मिला है उसका नाम रखा है, घोंगा स्नेल का नाम रखा है ग्रेटा थनबर्ग के नाम से। तो वो ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की थी। तो स्वीडन और नॉर्वे के बीच बॉर्डर बनाती है एक माउंटेन, प्राचीन माउंटेन है, उसका नाम है स्कैंडिनेवियन माउंटेन। इसी तरह एक और प्राचीन माउंटेन है कौन, भारत में अरावली माउंटेन। तो ये अरावली, ये स्कैंडिनेवियन और एक ये माउंटेन अपलेशियन, ये सब बहने हैं, बहने एक ही उम्र की हैं, हम उम्र हैं। पहले अपलेशियन हुई, फिर स्कैंडिनेवियन हुई, और कुछ ही बाद वो अपलेशियन, सॉरी पहले अरावली, तब अरावली प्राचीनतम है इनमें से। स्कैंडिनेवियन और अरावली समकालीन है, और उसके बाद अपलेशियन। यहाँ अपलेशियन है, एक दो माउंटेन और है, एक का नाम है अल्गनी, एक का नाम है ब्लू रिज, और यहाँ एक माउंटेन इसका नाम है नॉट्रेडम। नॉट्रेडम, तो ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। माउंटेन क्या रहेगा, ये पहाड़ी है। तो इन पहाड़ियों में सबसे फेमस अपलेशियन की पहाड़ी, अपलेशियन माउंटेन। तो कुल मिलाकर के नॉर्थ अमेरिका में जो माउंटेन देखा जाए, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज वेरी रिच इन माउंटेन सीरीज, एंड दीज माउंटेन सीरीज आर मेनली फोल्डेड माउंटेन सीरीज, एंड द वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट्स आर जस्ट लाइक अ प्लेन एरिया। पूर्वी क्षेत्र मूलतः प्लेन एरिया है, बट सम हिल्स आर देयर, एंड द अपलेशियन हिल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल्स फॉर। क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिल क्यों है? कई बच्चा कहेगा सर माउंटेन और हिल में क्या अंतर है, बस ऊंचाई का अंतर है, जैसे लोटा और लोटकी में अंतर है, लोटा और लोटकी में अंतर है, ठीक है, कटोरा और कटोरी में अंतर है, वही अंतर है माउंटेन और हिल में, और कोई खास अंतर नहीं है। लोटा का लोटकी, कटोरा का कटोरी, वैसे ही माउंटेन का हिल। अपलेशियन माउंटेन, अल्गनी माउंटेन और ब्लू रिज माउंटेन, यहाँ पे ये 3 माउंटेन है, एक क्रम से तीनों पहाड़ी है, और यही एक नॉट्रेडम माउंटेन है, और इसके अलावा कोई माउंटेन नहीं है यहाँ, ठीक है। अब आते हैं, हमने माउंटेन देख लिया, एक तरफ बलित पर्वत है, दूसरी तरफ ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न पर्वत है, ठीक है। ये सब ज्यादातर जो पर्वत हैं ये ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न पर्वत है, वॉल्केनिक इरोजन वाले पर्वत हैं, और पेंजिया काल के पर्वत है, पेंजिया इरा के पर्वत है, जब पेंजिया कॉन्टिनेंट था उस टाइम, जब सेपरेट हो रहा था उस टाइम बने हुए कॉन्टिनेंट हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण नहीं बने, ये जो पेंजिया में जो संपीड़न बल के कारण, जो कंप्रेशन और कंप्रेशन के कारण, और एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन स्प्रिंग देखे हो ना, फैलना और सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, ठीक है, एक्सपेंशन कंपेंशन, तो ये जो हुआ है एक तरह से उसके कारण जो पेंजिया में विखंडन हुआ था, पहले 7 महादेश एक साथ जुड़े थे जिसको पेंजिया कहा गया था, फिर पेंजिया टूटा तो ऊपर ऊपर बना अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड। तो जब पेंजिया टूटा ही क्यों, पेंजिया जो टूटा, दरारें बनी, तो पेंजिया में भी मैग्मा निकली, और पेंजिया में दरारों के बनने से जो मैग्मा निकली तो उस समय भी बहुत सारे पर्वत बने। तो ये अरावली, ये अपलेशियन और ये स्कैंडिनेवियन, ये सब उसी जमाने में बने पर्वत हैं, इसलिए इनमें खनिज की मात्रा ज्यादा है, और अग्नेय चट्टान ज्यादा मिलते हैं, और साथ साथ परतदार और अवसादी चट्टान भी मिलते हैं, क्योंकि अधिक काल, अधिक समय तक के होने के कारण धीरे धीरे इनमें परतदारी चट्टान भी विकसित हुए। और हाँ, जब पेंजिया का विखंडन हुआ, पेंजिया का जब विखंडन हुआ, तो पेंजिया के कुछ हिस्से जिसको अंगारा लैंड कहते थे, वो धीरे धीरे विषुवत रेखा की तरफ बढ़े, और एकदम स्लो मोशन में घोंगे की तरह बढ़े, घोंगे की तरह बढ़े। तो जब ये घोंगे की तरह ऊपर बढ़ते गए तो लाखों वर्षों तक ये विषुवत रेखा पर भी रहे। जब ये विषुवत रेखा पर रहे होंगे तो यहाँ विषुवत रेखीय वर्षावन बने होंगे, विषुवत रेखीय वर्षावन, जब विषुवत रेखा पे कोई जमीन रहेगी बहुत देर तक, तो वहां विषुवत रेखीय वर्षा के कारण उच्च तापमान और उच्च वर्षा में घने वन पैदा होंगे। कालांतर में ये विषुवत रेखा से आगे बढ़ गए, तो ये वन जो है धीरे धीरे इसके आगे बढ़ने से, टेक्टोनिक मूवमेंट से वनों का विनाश तो हुआ होगा, भ्रंशन के कारण दबे होंगे, लेकिन वो विनाश के कारण वो जहां जहां दबे वहां वहां कोयला का निर्माण हुआ। एक दिन मैं आपसे कह रहा था
कि दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों में कोयला और लोहा कम है, उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों में कोयला और लोहा ज्यादा है। इसका आंसर इसी में छुपा है। दक्षिणी गोलार्ध के जो महाद्वीप हैं उन्होंने विषुवत रेखा को पार नहीं किया, उनमें कम टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, उनमें कम प्लेट विवर्तनिक गतियां हुई, कम प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ तो कम वॉल्केनिक इरप्शन हुआ उनमें, और वो इक्वेटर पार नहीं की, ज्वालामुखी उद्गार भी कम हुआ उसमें, और उन्होंने इक्वेटर को पार नहीं किया। जिन्होंने इक्वेटर को पार किया, तो इक्वेटर पर पार करने में थोड़ी ये फुल स्पीड में थोड़ी चलते हैं, भारत चीन की तरफ खिसक रहा है। भारत, सुना होगा आपने, हिमालय की ऊंचाई बढ़ने के संदर्भ में आपने एक लाइन सुना होगा कि भारत का जो भूखंड है वो चीन की तरफ फिसल रहा है, खिसक रहा है। आपको पता चल रहा है कल रात को कितना खिसके हम चीन की तरफ। आप भी कम से कम 30-35 साल जी लिए, या 28-29 साल या 20 साल जी लिए, तो आपको पता चला कौन दिन की 20 साल में भारत कितना चीन में धक्का मारा। बहुत स्लो मोशन में होती है गतियां प्लेटों की, और हजारों लाखों वर्ष लगते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसको फिसलने में। किसी दिशा में इसको आगे बढ़ने में लाखों वर्ष लगते हैं। तो लाखों वर्षों तक ये जब उत्तर की ओर बढ़ रहे होंगे, नॉर्थ अमेरिका उत्तर की ओर बढ़ रहा होगा, यूरोप उत्तर की ओर बढ़ रहा होगा, ये एशिया, तो ये पहले सबके सब सारे कॉन्टिनेंट बिगनिंग में, शुरुआत में ऐसा कहा जाता है, मानते हैं, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर ने कहा कि पहले 7 कॉन्टिनेंट जो थे दक्षिण में ही थे, 7 कॉन्टिनेंट दक्षिण में थे, और इसका दक्षिणी ध्रुव नेटाल, आज जहां नेटाल है ना अफ्रीका में, एक जगह है नेटाल, नेटाल, ठीक है, क्वाजुलू नेटाल, जुलू, जुलू एक ट्राइब है वहां का, इलू नहीं, जुलू, जुलू ट्राइब है, नेटाल में रहता है। अफ्रीका जब आप बनाएंगे, अफ्रीका महाद्वीप अभी जस्ट बनाएंगे, तो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश भी पढ़ेंगे आप, जिस देश का नाम होगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का ये वाला जो किनारा है, इस किनारे का नाम है, इस किनारे का नाम है क्वाजुलू नेटाल, नेटाल रीजन। तो कभी नेटाल में ही पूरे 7 महाद्वीप जब जुड़ा था, तो नेटाल में साउथ पोल था इसका, और इधर नॉर्थ पोल था, उधर मतलब ऊपर ऊपरी क्षेत्र में नॉर्थ पोल था, नॉर्थ पोल था। तो जब इसमें ब्रोकन हुआ, जब ये टूटा, एक एज था, एक काल था, उसको परमियन बोलते हैं लोग, परमियन, इसमें ब्रोकन, ये टूटा, और जब टूट गया ये, तो इधर वाला पोर्शन कहलाया अंगारा लैंड, और ये वाला पोर्शन जो कहलाया गोंडवाना लैंड, और टूटने से जो बीच में दरार बनी उसको कहा गया टेथिस सी, टेथिस सी, टेथिस सी कहा गया, जिसके कारण बीच बीच में दरारें बनी। अब इन दरारों के बनने के बाद ये अंगारा लैंड जो था, दिनों दिन इनमें भी कई दरारें पड़ी, इनमें भी कई दरारें पड़ी। तो जो गोंडवाना की दरारें पड़ी वो इधर ही रही, ज्यादातर गोंडवाना लैंड का भाग दक्षिण में ही रहा, इधर ही रहा दक्षिण में, लेकिन अंगारा लैंड का भाग कहां चला गया, उत्तर की तरफ चला गया, और उत्तर की तरफ जाने के दरमियान कुछ समय कहां बिताया, कुछ समय कहां बिताया, और यहां कुछ का मतलब MYA होता है, ठीक है, MY माने मिलियन ईयर्स, मिलियन ईयर्स तक ये यहां से गुजरा, कहां से, विषुवत रेखा से गुजरा। तो जब विषुवत रेखा से लाखों सालों में गुजरा, तो इन लाखों सालों में जब ये पहुंचा होगा विषुवत रेखा पर, जब ये विषुवत रेखा पर पहुंचा होगा, तो क्या हुआ होगा सोचो जरा। ये मान लो कि ये नॉर्थ अमेरिका विषुवत रेखा पर पहुंचा, ठीक है, तो पहले पहले ये वाला पार्ट विषुवत रेखा पर पहुंचा होगा, ठीक है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझो कि पहले ये वाला पार्ट विषुवत रेखा पर पहुंचा होगा, यहां खूब हरे भरे वृक्ष बन गए, फिर ये क्रॉस कर गया होगा तो हरा भरा वृक्ष ऊपर, और इसके नीचे भी हरा भरा वृक्ष। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा रीजन विषुवत रेखीय प्रदेश से होके गुजरा है, इसका भी पूरा रीजन विषुवत, यूरोप का भी पूरा भाग विषुवत रेखा से होके गुजरा, अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका है उसका भी पूरा हिस्सा विषुवत रेखा के ऊपर से गुजरा, और जिसको आप अरब क्षेत्र कहते हो वो भी एक प्लेट है, और जिसको आप एशिया यूरेशिया एशिया कह रहे हो वो भी एक प्लेट है। तो यूरेशिया वाला प्लेट हो या अरब वाला प्लेट हो, ये सब इसी विषुवत रेखा पर से होके गुजरा है।
तो जब ये विषुवत रेखा पर से होके गुजरा, तो विषुवत रेखा पर जब भी कोई जमीन आता है तो वहां अमेजन जैसा घना जंगल पैदा होता है। अब जंगल की उम्र सीमा होती है, और जब ये गति कर रहा होगा तो इस भूखंड में भी अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, इरोजन इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन चल रहा होगा। वॉल्केनिक इरप्शन भी चल रहा होगा। इतनी हलचल हो रही है, पूरा का पूरा भूखंड आगे बढ़ रहा है, तो नीचे का जो मैग्मा है उसमें भी हलचल हो रही होगी। इन्हीं कारणों से जो जो कॉन्टिनेंट इक्वेटर क्रॉस करके आगे गया, उन उन कॉन्टिनेंट में कोल पाया जाता है ज्यादा, कोयला पाया जाता है ज्यादा। क्योंकि कोयला है क्या? कोयला क्या है? जब वनस्पतियां जिनमें बायोमास है वो दब जाती हैं और उनका पूर्ण दहन नहीं हो जाता है, कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है, कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है, लाखों वर्षों तक जब वो दबी रहती है चट्टानों के नीचे, तो वही बन जाती है फॉसिल फ्यूल, कार्बन कार्बन में बदल जाती है, कोयले में बदल जाती है। तो जो कोयला है वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अरब क्षेत्र में ज्यादा मिलता है। इसके पीछे का कारण आज पूरी तरह माइंड में सेट हो जाना चाहिए। तो अपलेशियन का बनना, ठीक है, अपलेशियन का बनना या अपलेशियन में कोयला पाया जाना, या अमेरिका के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कोयला मिलना, इधर भी मिलता है, इधर भी मिलता है कोयला, यहां भी मिलता है, इधर भी मिलता है, सब जगह कोयला मिलना, लोहा मिलना। और साउथ अमेरिका के किसी देश में कोयला लोहा नहीं मिलना, सिर्फ थोड़ा सा ब्राजील। ब्राजील में भी क्यों? अब तुम खुद से पूछना कि सर साउथ अमेरिका में आप बोले थे ब्राजील में थोड़ा सा कोयला थोड़ा सा लोहा है, क्यों? तो तुम्हारा मन तुमको खुद जवाब देगा, क्योंकि ब्राजील वो हिस्सा था जो इक्वेटर पर पहुंच पहुंच के रह गया और इक्वेटर पार नहीं कर पाया, अभी तक वो इक्वेटर पे ही है। तो इक्वेटर वाले रीजन में लाखों वर्षों तक रहने के कारण वहां कुछ मात्रा में कोयला का निर्माण हुआ है, कुछ मात्रा में आयरन ओर भी बना है, कुछ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा। और हाँ, जो पार कर गया एरिया जैसे सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, कोलंबिया, इक्वेडोर का कुछ पार्ट, वेनेजुएला, इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम बना है, पेट्रोलियम बना है इन क्षेत्रों में। जैसे हमने बोला था ना, कोलंबिया में पेट्रोलियम है या वेनेजुएला में पेट्रोलियम है, तो ये बस वही क्रॉस करने के कारण बना है। समझ में आनी चाहिए मेरी बात, कोई बहुत भारी बात नहीं बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश है मेरी, ठीक है? और इस तरह से समझ लिए तो बहुत फायदा होगा। पर्वत याद रखना, एक बार तुमसे पूछते हैं, दोहराना। यहाँ पे एमबीए करवाए थे आपको, मैकेंजी, ब्रुक्स और अलास्का। मेरे पढ़ाने के बाद आप एक बार जरूर देखना एटलस, ठीक है? स्कूल एटलस सबसे ज्यादा बेटर है, स्कूल एटलस देखना, या फिर तुम्हारे पास कोई भी पब्लिकेशन का एटलस हो, उसमें तुम ढूंढना कि सर ने कहा था मैकेंजी, ब्रुक्स, अलास्का, तो कहाँ है? सर ने कहा था ज्यादातर चोटियां ऊपर बनती है, उन चोटियों को पहचानना कि कहाँ देखें, ऊपर चोटी है ज्यादा या नीचे चोटी है ज्यादा। चोटी यानी पिक, हाईएस्ट पिक, ठीक है, वो ढूंढना बहुत जरूरी है, एक बार जरूर देखना। सीसीआर बताया था सर ने, तो आप कोस्टल कास्केड और रॉकी को पहचानना, तभी रुचि होगा। केवल मुझे सुन के बैकुंठ नहीं जाओगे, थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाओगे तभी हमारा क्लास तुमको पचेगा। घी सबको नहीं पचता है, सिंपल सी बात है। घी पचाने के लिए थोड़ा वर्जिश करना पड़ता है, नहीं तो फिर घी निकल जाता है दाएं बाएं से, ठीक है? तो आपको चीजें और लॉन्ग टर्म याद रहेगी, आप खुद अपने आप में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के कॉन्फिडेंट रहेंगे जब थोड़ा सा वर्जिश करेंगे। तो मेरे पढ़ाने के बाद एटलस देखना, पहले एटलस देखना नहीं है, पहले देखोगे तो सिर घूमेगा, बाद में देखोगे तो उसपे तुम्हारे आंख के आगे ऐसे ऐसे वाला सीन निकलेगा, एकदम अच्छा लगेगा देख के, फील आएगा, अपनापन सा फील आएगा, बाद में देखना। तो अब देखो, जैसे साउथ अमेरिका को इतना सुन लिए ना, अब तुम साउथ अमेरिका को देखोगे तो तुम्हारे यहाँ पे ऐसे लाल लाल दिल निकलेगा, भाई साउथ अमेरिका तुम तो बहुत प्यारे लग रहे हो यार, अपने अपने से लग रहे हो। अब तो तुम्हारे एंडीज को भी मैं समझता हूँ, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड यू एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड मी। तो ध्यान रखना थोड़ा, साउथ अमेरिका से जैसे प्यार मोहब्बत हो रहा होगा, यदि पहले दिन से हो आप, उसी तरीके से आप नॉर्थ अमेरिका को भी एक बार जरूर निहारना, देखना। तो एक एक करके, अभी एक पार्ट बताया मैंने, यहाँ पे सैन एंड्रियास फोल्ट की बात करी हमने आपको, जहां बहुत ज्यादा सेंसिटिव भूकंप आता है, बहुत तगड़ा भूकंप आता है। और फिर हमने यहाँ पे सारे पहाड़ी की बात की, सीसीआर की बात की, और फिर मैंने यहाँ एसन सियरा नवेदा की बात की, और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। ओरिएंटल माना पूरब, ऑक्सीडेंटल माना पश्चिम।
ये अपलेशियन था, एक अल्गनी था, एक ब्लू रिज था और एक नेट्रोडम था। तो ये देख लेना यहाँ पे कि अपलेशियन, अल्गनी और ब्लू रिज क्या है, ठीक है। और नेट्रोडम, सिर्फ लोकेशन देख लेना, नेट्रोडम की पहाड़ी कहाँ पे है, लोकेट कहाँ पे करती है, और वहां हाईलाइट कर लेना। पढ़ने के बाद हाईलाइट करोगे तो चीजें माइंड में रहेगी। कभी टाइम मिले तो कर लेना ऐसा, यदि मिल जाए 5 मिनट एक क्लास के बाद तो वही ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये वाली सिस्टम के बाद अब जल्दी से हम दो चीज देख लेते हैं, कहां पे कौन सा पठार है, प्लेटू कहां पे कौन सा है। देखो, अमेरिका जिस तरह से बहुत धनी है किसमें, पर्वत में, मैदान में, उसी तरह पठारों में भी धनी है। सबसे पहले यहां पे 3-4 पठार है। एक तो खुद मैक्सिको का पठार है, एक पठार का नाम है मैक्सिको का पठार, मैक्सिको में खुद है, ठीक है। एक पठार का नाम है ओजैब का पठार, ठीक है, एडवर्ड, एडवर्ड का पठार, एडवर्ड प्लेटू। एक मैक्सिको प्लेटू है, एक एडवर्ड प्लेटू है, एक ओजाक प्लेटू है, और दूसरा यहां पे ये लारेंसिया का पठार है, और ये कैनेडियन सिल्ड है, कैनेडियन सिल्ड है। तो ज्यादा प्लेटू नहीं है, 3-4 प्लेटू है, और उन 3-4 प्लेटू का लोकेशन देखना, और उसके बाद प्लेटू का एक्सप्लेनेशन आपको सीख के याद रखना है कि कहां पे कौन सा प्लेटू है। हम आपको थोड़ा और कंफर्म करके बताना चाहते हैं, 1 मिनट। कहां पे कौन सा, एक मैक्सिकन प्लेटू हो गया, एक एडवर्ड प्लेटू हो गया, एक कोजार्क प्लेटू हो गया, एक लारेंसिया का पठार हो गया जिसको लेब्राडोर पठार भी कहते हैं, और फिर कैनेडियन सिल्ड हो गया, कैनेडियन सिल्ड, लारेंसिया या लेब्राडोर का पठार। यहाँ पे एक ओजार्क पठार है, एक एडवर्ड पठार है, ये हो गया ओजार्क का पठार, ये हो गया एडवर्डा का पठार, एडवर्ड, और ये हो गया मैक्सिकन प्लेटू। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 पठार मुझे दिख रहा है, जो आपको भी दिखना चाहिए। एक छोटा सा पठार यहां है जिसका नाम है कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार। तो प्लेटू लोकेट करके, एक बार प्लेटू का लोकेशन देख के आपने क्या करना है, उसमें प्लेटू का लोकेशन देख के, पठार का लोकेशन देख के आपको उसको पूरी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि कहां पे कौन सा पठार है। और उसके बाद आपको समझना है कि जो पठारे हैं, इन पठारों की विशेषता क्या है। मैं बता रहा था सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट लोगन है, जो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। और पूरे रॉकी में यदि देखा जाए तो रॉकी में अलास्का की ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकिनले। और ये सब आपने ढूंढना है, माउंट मैकिनले कहाँ पे है, माउंट लोगन कहाँ पे है, माउंट रॉकी की सबसे ऊंची माउंट एल्बर्ट, तो माउंट एल्बर्ट कहाँ है, माउंट एल्बर्ट, माउंट लोगन, माउंट मैकिनले, माउंट रेनियर, ये सारी चोटियां वहीं मिलेगी जहां एक प्लेट शहीद हुआ। अब वो कौन सा प्लेट शहीद हुआ आपको पता है ना, जियान डिफुका, जो सबडक्ट हुआ, उसके कारण ये सब के सब डेवलप हुए, ठीक है। जियान डिफुका का नाम भूलना नहीं है, याद रखना जियान डिफुका। पठार का हम पॉइंट बता रहे थे, कनाडियन सिल्ड, कनाडियन सिल्ड के अलावा हमने आपको एक पॉइंट बताया एडवर्ड का पठार, एडवर्ड के पठार के अलावा एक बताया ओजार्क का पठार, ओजार्क के पठार के बाद बताया एक लैब्राडोर या लारेंसिया का पठार। देखिए ये जो पठारे हैं, इनमें से कोलोराडो का पठार, ठीक है, मैं बस देख रहा था कि और कितने क्या क्या पॉइंट मुझे लेना है। ये जो कोलोराडो का पठार है, या फिर जो ये मैक्सिकन प्लेटू है, मैक्सिको का पठार, ये अंतः पर्वतीय पठार हैं, इंटर माउंटेनियर प्लेटू हैं, और इंटर माउंटेनियर प्लेटू खनिजों में बहुत धनी होता है। तो ये कोलोराडो का पठार है, कोलोराडो का पठार, भाई कोलोराडो का पठार। और ये जो है मैक्सिको का पठार है, मैक्सिको का पठार। और यहां पे 2 पठार है, एक एडवर्ड है, एक ओजार्क है। आप इसका लोकेशन एक बार देख लीजिएगा, एक एडवर्ड का पठार, एक ओजार्क का पठार है। और लास्ट में इधर ऊपर ये लारेंसिया या लैब्राडोर का पठार है, और ये पूरा का पूरा कैनेडियन सिल्ड झीलों तक है। अब बाकी जो एरिया बच गया ना, कहीं कहीं कुछ किताबों में अपलेशियन को भी पहाड़ी रीजन की तरह देखा जाता है, यानी ये भी एक तरह से वो इनको भी किस किस व्यू से मानते हैं कि ये भी एक तरह का प्लेटू रीजन ही है, मतलब हाई रेंज है।
अब देखो इधर भी ऊंचा, इधर भी ऊंचा, इधर भी ऊंचा, इधर भी ऊंचा। नदियां जो हैं ऐसे कंडीशन में आपको क्या लगता है नदियां किधर से चलेंगी और किधर चली जाएंगी? किधर से किधर जाना नदियों के लिए सही रहेगा? तो जो भी नदियां हैं, ज्यादातर जो अमेरिका की नदियां, जैसे एक मिसिसिपी नदी है और उसी की एक सहायक नदी है मिसौरी। तो मिसिसिपी और मिसौरी, मिसिसिपी और मिसौरी नदी, जो ये दो नदियां हैं, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है मिसिसिपी और मिसौरी नदियां, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती हैं। और इसी के बारे में आप कह रहे थे, ये बर्ड फूट डेल्टा बनाती हैं, बर्ड फूट डेल्टा बनाती हैं। नदियां बहुत सारी हैं, स्नेक नदी है, कनाडा में भी बहुत सारी नदी है, ठीक है। और यहाँ पे एक नदी है जो मैक्सिको और अमेरिका के बीच बॉर्डर बनाती है, एक नदी है, रियो ग्रांडे रिवर नाम है, रियो ग्रांडे, ठीक है। कई नदियां ऐसी हैं जिनको जानना है, लेकिन मिसिसिपी मिसौरी महत्वपूर्ण है। और नदियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट झीलें हैं, और झीलें मैंने आपको बताया था 5 झीलें हैं जिनको ग्रेट लेक्स कहते हैं। पिछले क्लास में आपको शायद बताया होगा मैं, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका बताया होगा। इसको बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं, इसको याद रखते हैं, सुपर मॉम हेल्प्स एवरी वन, ऐसे याद रखते हैं कि सुपर मॉम हेल्प एवरी वन। ऐसे तो सुपरमैन भी सबको हेल्प करता है, लेकिन हम जान के मॉम ले लिए, थोड़ा अलग लेना चाहिए। सुपर मॉम हेल्प्स एवरीवन, यानी ये 5 हैं, ठीक है। और ये पांचों जो हैं यही ग्रेट लेक्स बनाते हैं। इनका लोकेशन इंपॉर्टेंट है बहुत। इनका जो लोकेशन है, ये जो बे ऑफ हडसन और लेब्राडोर पेनिनसुला के बाद यहाँ पे एक सेंट लॉरेंस वाला पार्ट है, और ये हो गया फ्लोरिडा, और ये हो गया मैक्सिको, और इधर से जाके ये अलास्का वाला रीजन हो गया, और ये हो गया इसका नीचे वाला पोर्शन। तो यहां से शुरू होता है ये झील। रॉकी के बाद जो पहली सबसे बड़ी झील है, दुनिया की सबसे बड़ी झील, इसका नाम है वही सुपीरियर झील, और मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील के बाद मिशिगन झील है, ठीक है, जो पूरी तरह से अमेरिका की सीमा में स्थित है, मिशिगन झील। और उसके बाद फिर ह्यूरन झील है, और उसके बाद फिर ईरी झील है, और उसके बाद फिर ओंटेरियो झील है, और फिर एक नदी निकल के आके सेंट लॉरेंस में गिर जाती है। अब जो ये 5 झील आप देख रहे हो ना, इसी पांचों झील के लिए नाम आता है ग्रेट लेक्स का। क्यों ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, न्यूज में क्यों है? अमेरिका और कनाडा ने इन झीलों को आपस में कनेक्ट करके इसको इस नदी से जोड़ दिया, और कहां निकलने का रास्ता बना दिया, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में निकलने का। तो ये इसको फॉर नेविगेशन यूज करता है, नेविगेशन के लिए ये इसको यूज करता है, ठीक है। ये इसको यूज करता है। 5 जो झीलें हैं, ग्रेट लेक्स जो हैं, 5 जो झीलें हैं, उसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो, और इन सबको किस नदी से जोड़ दिया गया है? सेंट लॉरेंस नदी से। और ये सेंट लॉरेंस नदी जो है, इसी के बीच में, सेंट लॉरेंस नदी के बीच में ही एक आइलैंड है, रिवरलैंड है, ठीक है। एक आइलैंड है, रिवरलैंड है, जिसको आप कहते हैं, वो कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर नाम है। मॉन्ट्रियल का नाम आपने सुना होगा, मॉन्ट्रियल का नाम सुना होगा। कनाडा का जो मॉन्ट्रियल शहर है, इसी नदी का नदी द्वीप है, जिसमें ओजोन को बचाने के लिए एक स्पेशली बैठक हुई थी और सक्सेसफुल रहा था। ये जो झीलें हैं, ये इतनी चर्चा में क्यों रहती हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? कई इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है, कनाडा और यूएस के, यूनाइटेड स्टेट के बॉर्डर पे है, सीमा पर है, सीमा बनाती है। मिशिगन को छोड़ के बाकी सारी झीलें, मिशिगन एक एक्सेप्शन केस है, बाकी सारी झीलें दोनों शेयर करती हैं। मिशिगन प्योर यूएसए का है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण है। नेविगेशन किसको बोलते हैं भाई? नेविगेशन का मतलब है कि यहां आंतरिक यातायात का ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, ये आंतरिक यातायात का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और ज्यादातर जो इंडस्ट्री है, द मोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ अमेरिका एंड मोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ जो इसका है, क्या बोलते हैं, ये
यूएसए, कनाडा यूएसए जो है वो सब इसी झील के किनारे बसा हुआ है। आपने पिट्सबर्ग सुना होगा, आपने शिकागो सुना होगा, जो भी बड़े बड़े नगर आपने सुन रखे हैं यूएसए और कनाडा के, जो किसी कारण से इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस हैं, जैसे आपने पिट्सबर्ग सुना होगा या शिकागो सुना होगा। और भी शहर हैं, दो तो मेरे नाम मुंह पे याद रहता है हमेशा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन इस पे बनता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के मामले में ये जो रीजन है बहुत ज्यादा फेमस रीजन है। कौन? पिट्सबर्ग। तो चाहे पिट्सबर्ग हो या शिकागो, अमेरिका का शिकागो जहां धर्म महासम्मेलन हुआ था, या मॉन्ट्रियल हो, सारे बड़े नगर जितने भी हैं सब इसी झीलों पे हैं। ठीक है, हम पढ़ के एक एक करके बताते हैं आपको सारे झील जो हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि जो सुपीरियर झील है, लेक सुपीरियर, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। और सुपीरियर इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये बाकियों से थोड़ा ऊंची जमीन पे है। ऊंची जमीन, सुपीरियर माना होता है ऊंचा, उच्च भूमि पर स्थित होने के कारण इसका नाम सुपीरियर रखा गया है। बाकी झीलें डाउन में है। यानी कितना बेहतरीन है ना, भगवान देखो नेचुरली इसको अमेरिका को ताकतवर बनने का मौका दिया है। जो जहाज अटलांटिक महासागर में आता है वो सिर्फ इस गल्फ में घुस जाए, ठीक है, तो धक्का से, ज्वार भाटा की धक्का से ये जहाज आराम से यहां तक पहुंच जाता है। और यहां से उधर जाने में दिक्कत नहीं है। क्यों? सुपीरियर ऊंचाई पे है और सुपीरियर से नीचे है मिशिगन। तो सुपीरियर से पानी को जोड़ दिया तो मिशिगन के तरफ पानी का फ्लो होता है, तो उधर से आने में भी इंजन का तेल कम खपत होता है। और मिशिगन से थोड़ा ढाल है, कौन? मतलब जमीन का ढाल ही ऐसे है, तभी ना नदी, ये जो नदी है उधर क्यों बह रही है, जमीन का ढाल ही ऐसे है। ये सबसे ऊंचाई पे है, ये उससे कम ऊंचाई पे, इससे कम ऊंचाई पे, सबसे कम ऊंचाई पे। तो उधर से भी आने में जहाज को दिक्कत नहीं है और इधर से भी जाने में जहाज को दिक्कत नहीं होता, क्योंकि इधर ज्वार या ज्वारीय बल बहुत दूर तक ठेल देता है। अटलांटिक ओशियन का जो टाइड है, ज्वारीय बल है, वो फोर्स करता है उसको आगे अंदर एंटर करने में। तो इस तरीके से ये जो नेविगेशन है, आंतरिक यातायात है, ये कनाडा और यूएसए को एक प्लस पॉइंट देता है। कनाडा और यूएस को एक एक बढ़त देता है, एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है, जिससे ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लागत, देखो उद्योग के मामले में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बेबर, बेबर, अल्फ्रेड बेबर, नॉट बेगनर, बेबर। बेबर ने कहा था ना कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना इंडस्ट्री का, वो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए ना, कच्चा माल लाओ तो ट्रांसपोर्ट, उत्पाद माल को भेजो बाजार में तो ट्रांसपोर्ट, दोनों जगह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक एक्स्ट्रा कॉस्ट के रूप में एडिट हो जाता है। रॉ मटेरियल के कॉस्ट के से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो जाता है। तो यदि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर दिया जाए तो इंडस्ट्री मुनाफे में रहेगा। इसीलिए बेबर ने कहा था कि इंडस्ट्री ऐसी जगह लगाओ जहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो और लेबर कॉस्ट भी कम हो, तो तुम्हारा बल्ले बल्ले है। क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो खैर जो है फिक्स होता है एक तरीके से, वो ज्यादा चेंजेबल नहीं होता है। ठीक है, चेंजेबल नहीं होता, तुम रॉ मटेरियल जहां बनता है वहीं पे तुम परचेज कर लो। मेन तो है उस रॉ मटेरियल को तुम्हारी इंडस्ट्री तक लाना और उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोडक्शन बनेगा, जो गुड्स तुम बनाओगे, उसको मार्केट तक पहुंचाना, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। बेबर ने कहा था ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाओ जहां से तुम्हारा मार्केट भी नजदीक हो और तुम्हारा रॉ मटेरियल भी नजदीक हो। और रॉ मटेरियल का नेचर भी पहचान के रखो, जल्दी खराब होने वाला तो रॉ मटेरियल नहीं है, भारी रॉ मटेरियल तो नहीं है, या हल्का रॉ मटेरियल है। कैसा रॉ मटेरियल? जैसा रॉ मटेरियल हो वैसी जगह पे तुम्हारी इंडस्ट्री लगेगी भाई। यदि तुम इंडस्ट्री लगाने की सोच रहे हो तो कहां पे इंडस्ट्री लगाओगे तो तुम फायदे में रहोगे? तो बेबर ने कहा मेरे कायदे से चलोगे तो फायदे में रहोगे। अल्फ्रेड बेबर, इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन थ्योरी दिया था उन्होंने कि उद्योग कोई लगाना चाहे तो कहां पे उद्योग लगाए तो पूरा मजे में रहेगा, फायदे में रहेगा। तो कायदा सीखेंगे, बेबर के कायदे। ठीक है, यानी बेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत दिया था और प्रकृति ने इसको ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए इतनी झीलें दे रखी है। ये तो हो गई यूएस कनाडा जिसको शेयर करता है सुपीरियर झील। इसके तट पर एक शहर है डुलुथ, डुलुथ एक शहर है यूएसए का, जो यूएसए का सर्वाधिक विकसित लौह इस्पात उद्योग वाला शहर है, नाम है डुलुथ। सू नहर निकलती है सुपीरियर से जो ह्यूरन को जोड़ती है, सू
नहर का नाम है सू, जो सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है, सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। थोड़ा क्रम आप देख लेना, ठीक है। सुपीरियर को नहर जो बनाया गया है उसमें सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ा गया है, और फिर ह्यूरन को मिशिगन से जोड़ा गया है, और फिर ह्यूरन को ही ओरी और ओरो और वही इंटो ओंटोरियो और उससे जोड़ा गया है, ठीक है। ओंटोरियो झील है, और ये कितने झील बताए थे हमने, ईरी और ओंटोरियो से जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, सुपीरियर झील के पास ही एक बंदरगाह भी है, झील के पास बंदरगाह, झील में एक बंदरगाह है कनाडा का, उसका नाम है सॉल्ट मेरी, सॉल्ट सेंट मेरी बंदरगाह सुपीरियर झील में है, सूनहर में। सूनहर सुपीरियर झील से निकलती है, सॉल्ट मेरी बंदरगाह। ये सब फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट तो मैं बहुत तगड़ा दे सकता हूं, फैक्ट आपको एक बारी समझना है जो नोट्स दूंगा उससे। हालांकि फैक्ट उस पर फोकस करना जो बीपीएससी में पूछेगी। अभी आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यान में रखना, ताकि पीटी निकले, हर हाल में पीटी निकालना है। ये मेन की पढ़ाई करते समय भी दिमाग में होना चाहिए कि आपका पीटी निकले, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक बच्चा लिख रहा है, चलो इनका भी ध्यान रखते हैं। कैंसर के ऊपर मैक्सिको, चलो ठीक है, कैंसर के ऊपर नीचे मैक्सिको, वो आप एकदम लाइन खींच लेना जाके एटलस में एक बार, और बाकी जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे उसमें अवेलेबल होगा, वहां से भी देख लेना एक बारी। ह्यूरन झील जो है, ह्यूरन, यहां पे तांबा और प्लेटिनम का भंडार है। अभी डेजर्ट बता देता हूं 5 मिनट, उसके बाद मेरा दूसरा बैच है, अभी डेजर्ट पे चलते हैं। चलो, सही बोला आपने। डेजर्ट कहां कहां है, दो ही डेजर्ट है यहाँ पे। एक डेजर्ट का नाम है सोनोरान का डेजर्ट, एक डेजर्ट है यहाँ पे सोनोरान का डेजर्ट, और दूसरा डेजर्ट है यहाँ पे मोजेब का डेजर्ट, और एक और डेजर्ट है यहाँ ग्रेट बेसिन डेजर्ट। और यही ग्रेट बेसिन डेजर्ट में एक ग्रेट सॉल्ट लेक है, डेथ वैली है, ग्रैंड कैनियन है। यहाँ पे देखने के लिए और जानने के लिए बहुत सारा चीज है। एक है ग्रैंड कैनियन, कैनियन माना होता है नाला, ग्रैंड माना बहुत बड़ा नाला, बहुत बड़ा खड्ड बना के जब नदी बहती है तो उसको ग्रैंड कैनियन कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी बनाती है, कोलोराडो का पठार काट के, ठीक है, ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन के अलावा यहीं पर डेथ वैली एक फेमस है जो देखने लायक है, डेथ वैली। और डेथ वैली के अलावा एक और चीज फेमस है, ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन भी एक तरह का डेजर्ट ही है जो यहीं पे पाया जाता है। तो ये सब इसी जगह पाया जाता है, और यही सोनोरान है और यही मोजेब है। तो सोनोरान, मोजेब और ग्रेट बेसिन यही डेजर्ट एरियाज है। नदी, मरुस्थल और बाकी चीजों को शॉर्ट में आपने देखा, झीलों को भी आपने देखा। ये बस एक इंट्रो पार्ट है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का, एक बार एक अच्छी समझ विकसित करनी है। लोकेशन देख लिया, कल हम आपको अफ्रीका पढ़ाएंगे, और साथ में एक चीज बचा है, प्रमुख नगर जानने बहुत जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है, जो फेमस सिटीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, वो बता करके जो अफ्रीका है उसका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट कल हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। आपको असंभव लग रहा होगा लेकिन मैं कर लूंगा। और कल 5:30 में क्लास स्टार्ट होगी आपकी, हम दे देंगे आपको नोटिफिकेशन। अभी एक हिस्ट्री की क्लास है मेरी, आज 8:30 बजे से सेट प्रैक्टिस होगा, 8:30 से। तो सेट प्रैक्टिस में रहेंगे आप। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सेट प्रैक्टिस का आंसर भी भेजिए, मैंने सोचा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर सेट दे दूं, सेट को वो लगा ले और गलत ना हो, एक भी उनको लगे कि कोई गलत हो रहा है तो वो क्रॉस चेक कर ले। तो कॉपी पेन लेके सेट प्रैक्टिस करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 लिखते जाइएगा, उसमें वही आंसर डालते जाइएगा, ताकि जब आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां से आप आराम से टिक मार्क कर सके। थोड़ा मेरा मेहनत कम होगा, अभी टीम बनी नहीं है मेरी, टीम बनाने के लिए चल रहा है मामला। 2-3 जो हैं पहले से मेंबर, वो तो फाउंडर मेंबर हैं, और वो खुद अभी बहुत बिजी हैं, तो कितना वर्कलोड देंगे हम। तो चलिए कल मिलते हैं। आज की क्लास में हमने बस नॉर्थ अमेरिका को थोड़ा सा समझा, कल हम अफ्रीका समझेंगे। ज्यादा डेप्थ नहीं ले जाऊंगा क्योंकि अभी यदि इधर का लोड पड़ा तो आगे दिक्कत होगा। हाँ, ग्रासलैंड में एक ग्रासलैंड है प्रेरी, बता देंगे आपको, एक बार पूरा वर्ल्ड मैप बनाने दीजिए, पूरे वर्ल्ड में जितने ग्रासलैंड है एक साथ। इंट्रो, बस देश का इंट्रो जानिए, हम सारे ग्रासलैंड एक साथ कर लेंगे। थैंक यू सो मच।